तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उन्हीं सब सेगमेंट्स को जो हम पिछले सेशन में प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी में हमने डिस्कशन किए थे, नेमली ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड सो ऑन। सो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ जो रिमेनिंग सेगमेंट्स बचे हैं उनके बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। और कौन सा सेक्शन इसको कवर करता है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है? रिट्रेंचमेंट का मतलब सिंपल भाषा में कि नौकरी से निकाल देना या नौकरी स्विच ट्रांसफ़र हो जाना एम्प्लॉय की किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास, और जो नया एम्प्लॉयर है उसके पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसको मिली हैं वो कम है, लेस फेवरेबल हैं विज़ जो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास थी। बेसिकली रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होती है उन सिनेरियोज में जब कोई बिजनेस या एंटिटी को क्लोज किया जाता है। सो ऑन क्लोजर ऑन अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस और ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू अनदर एम्प्लॉयर, दिस प्रोविजन ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वुड बी अट्रैक्टेड। अब होता क्या है? एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच इज रिसीव्ड बाय अ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1974 एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट। सो रिट्रेंचमेंट में क्राइटेरिया है जो हमने क्राइटेरियाज किए थे। बेसिकली 3 कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। कंडीशंस कौन सी हैं? वो 3 कंडीशंस हैं ये वाली। द फर्स्ट बीइंग अमाउंट विच इज कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 25FB ऑफ दैट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। सो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 74 नहीं है, यहाँ पर 47 है, एक टाइपोग्राफिकल एरर है। देन अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कोई अमाउंट जो नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो कितना है? 5 लाख रुपीज। एंड थर्ड द एक्चुअल अमाउंट बीइंग रिसीव्ड। सो इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा, जो अमाउंट सेक्शन 25FB के अंदर कैलकुलेट हो, या जो अमाउंट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है दैट इज 5 लाख रुपीज, और द एक्चुअल अमाउंट दैट इज बीइंग रिसीव्ड बाय दैट पर्टिकुलर वर्कमैन, इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो अमाउंट जो है, वैल्यू जो है वो एग्जम्प्ट वैल्यू मानी जाएगी, एंड द रिमेनिंग पोर्शन विल बी टैक्सेबल, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सैलरी की इनकम में ऐड होगा। ये जो 3 वे क्लासिफिकेशन है, ये जो लिमिट्स हैं, ये उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होंगी जहां पर जो एम्प्लॉयज़ को, जो वर्कमैन को जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन मिली है ऑन अकाउंट ऑफ एनी स्कीम विच इज़ स्पेशल स्कीम विच इज़ बीइंग अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। देन अगर हम बात करें तो 25FB हमने पहली कंडीशन की है कि उसके अकॉर्डिंगली जो अमाउंट कैलकुलेट किया जाए वो यहाँ 5 लाख रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया या एक्चुअल अमाउंट। सो 25FB के अंदर क्या होता है, क्या रूल गिवन है? उसकी जो पहली कंडीशन हमने की थी, जो 3 वैल्यूज हैं जिनमें से लीस्ट लेनी है, और पहला जो कंडीशन थी सेक्शन 25FB के अंदर जो अमाउंट आए, तो वो कैसे बनेगा अमाउंट? वो बनेगा इस इक्वेशन के थ्रू। देन अगर हम बात करें रिट्रेंचमेंट क्या क्या सिनेरियोज इंक्लूड करती है, जैसे कि हमने बात करी 2 सेगमेंट्स। रिट्रेंचमेंट मींस ले ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, और transfer of service of that particular workman to some other employer, and if such transfer to new employer amounts to break in his or her service, or if terms of service with new employer they are, or if terms of service with new employer are going to be less favorable for that particular employee vis-a-vis the old employer concerned। सैलरी की जब हम बात करें, सैलरी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर सैलरी का क्या मतलब होता है? सैलरी इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन विच इज इन मॉनेटरी टर्म्स, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल अलाउंसेज, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस दैट इज परक्विजिट्स, और एनी सच रिलेटेड फैसिलिटी, एज वेल एज ट्रेवल कंसेशन अमाउंट दैट इज बीइंग गिवन। और सैलरी में क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होती एज पर डिस्क्रिप्शन अंडर दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट? इट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस बीइंग पेड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF, ग्रेच्युटी, चीज़ें हैं इनको हम सैलरी का पार्ट कंसीडर नहीं करते। देन अगर हम बात करें एक स्मॉल इलस्ट्रेशन की जिससे हम इस रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के टेक्स्ट को और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, कोशिश करते हैं। देन अगर हम बात करें एक इलस्ट्रेशन की जिससे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझे रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन के, तो मिस्टर परम है कोई, वो एक क्लर्क एम्प्लॉयड है एक टेक्सटाइल मिल में एट लुधियाना, और सिंस 2008, और उनकी सैलरी जो है 7800 रुपीज़ पर मंथ है,
और 1300 रुपीज़ उनको डीएनएस अलाउंस मिलता है सिंस 2011। तो उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई, ख़त्म कर दी गई 1 जुलाई 2014 को, और उनको 12,000 रुपये एज कंपनसेशन, रिटायरमेंट कंपनसेशन पे कर दिया गया। ठीक है, अब हमें इसका एग्जाम्प्ट अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एग्जाम्प्ट होगा उसके लिए फॉर पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर 15-16। तो आइए देखते हैं। हमें पता है 3 मिनिमम कंडीशंस हैं, उनमें से मिनिमम अमाउंट जो होगा उन तीनों में से, कंडीशंस में से, वो अलाउड है एज एन एग्जाम्पशन। वो कौन सी है? सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है? 12,000 रुपीज़। दूसरा गवर्नमेंट की लिमिट कितनी है? 5 लाख। और तीसरी कंडीशन क्या थी? सेक्शन 25FB के अंदर जो ID एक्ट के अंदर वैल्यू निकलेगी, और उसका रूल हमने किया था 1/2 मल्टीप्लाई बाय लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितने साल सर्विस हो गई? 6 साल। कब ज्वाइन किया था? 2008 को। 2008 वॉज द टाइम व्हेन ही ज्वाइन। और कब सर्विसेज टर्मिनेट की गई? 2014 में। ठीक है, हालांकि ये भी साल पूरा नहीं हुआ, बट हमने उसको कंसिडर कर लिया। जुलाई था, लेस देन 6 मंथ से, तो वो कंसिडर नहीं हुआ। तो टोटल हो गए 6 ईयर्स। ठीक है, और सैलरी अमाउंट क्या आ गया? 9100। 9100 कैसे आया? एक तो ये है, उसको सैलरी मिल रही है, प्लस उसको अलाउंस भी मिल रहा है डीए। तो हमने बात करी थी सैलरी में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? अलाउंसेस एज वेल एज सैलरी एज वेल एज परक्विजिट्स। सो बोनस और दूसरी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन की। सो सैलरी बन गई 9100, और ओवरऑल वैल्यू जो आ गई इस सेक्शन, सो ओवरऑल वैल्यू जो आ गई इस सेक्शन के अंदर वो आ गई 27,300 रुपीज़। सो एग्जम्प्टेड अमाउंट अगर हम बात करें वो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। 12,000, 5 लाख और 27,300। सो मिनिमम अमाउंट इज 12,000 ओनली। ठीक है, सैलरी 7,800 प्लस 1,300 अलाउंस, सो टोटल इज 91,190। सो टोटल इज, सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ठीक है, देन अगर हम बात करें एलटीसी की, एक अनदर इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इसी के अंदर है जो हम सैलरी चैप्टर में कवर करते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या दूसरों को यूजुअली गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी मिलती है कि हर 2 साल में एक बार फ्री का ट्रैवल वो कर सकते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है जी, 4 साल के ब्लॉक में 2 बार मिलता है। कौन सा सेक्शन कवर होता है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। अलॉन्ग विद इट वी हैव टू रीड रूल 2B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। ट्वाइस, 2 बार अवेलेबल है 4 साल के ब्लॉक में। किन किन के लिए? खुद के लिए, एम्प्लॉय के, और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए। देन फैमिली का मतलब क्या होगा? फैमिली इंक्लूड्स हिज स्पाउस, हिज और हर स्पाउस, चिल्ड्रन, parents, brothers as well as sisters of the particular employee who could be dependent or who may not be dependent upon the employee completely. Then family क्या include नहीं करती? Family does not include more than 2 children. So 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए इस कंपनसेशन अंदर, इस कंसेशन के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो सिर्फ 2 बच्चों को ही कवर करती है ये फैसिलिटी। अगर उससे ज़्यादा किसी के बच्चे हैं सो उस केस में वो खर्चा उनको खुद ही उठाना पड़ेगा। देन अगर हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो क्या है, क्राइटेरिया क्या है, 3 डिफरेंट तरीके होते हैं जहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं। इट कुड बी बाय एयर, इट कुड बी बाय ट्रेन, एंड इट कुड बी बाय एनी अदर मोड, नेमली बसेज और एनी टेम्पो ट्रेवलर और एनी हाउ। ठीक है, सो एयरवेज की अगर हम बात करें तो जो नेशनल एयरवेज है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, ठीक है, उसका इकोनॉमी क्लास फेयर थ्रू शॉर्टेस्ट रूट फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन या एक्चुअल फेयर, इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट होगा वो अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ट्रेन की बात करें तो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर शॉर्टेस्ट रूट से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने के लिए, या एक्चुअल फेयर जो पे किया गया, दोनों में से जो कम होगा। और अगर वो प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एज वेल एज जो डेस्टिनेशन जहाँ पर जाना है, अगर वो रेलवे से कनेक्टेड नहीं है दोनों लोकेशन, सो उस केस में रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज बस सिस्टम और एनी अदर सिस्टम, उसको अलाउ किया जाता है। और उसके केस में क्या है, फर्स्ट क्लास या डीलक्स का किराया शॉर्टेस्ट रूट से जो हो उस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ से ट्रैवल शुरू करना है और जहाँ पर पहुँचना है उस तक का, या एक्चुअल
जो फेयर है जो पे किया गया, दोनों में से जो कम अमाउंट हो। और अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में फर्स्ट क्लास AC फेयर इक्विवेलेंट अमाउंट फॉर द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड थ्रू शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट विच इज बीइंग paid. So this is the criteria on how we so this is the criteria on how we arrive at the value of LTC concession to be given to a particular employee. देन अगर हम बात करें फाइनल सेगमेंट की तो इसमें आते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। एक तो हो गई रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, कंपनी को हटाना पड़ा। एक है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, उसने खुद ही रिटायरमेंट की एक्चुअल डेट से या ईयर से पहले ही खुद ही रिटायरमेंट ले ली, नौकरी छोड़ दी, तो वो किस में कवर है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C के अंदर। ठीक है जी। अब उस केस में क्या सिनेरियो है, कैसे प्रोविजंस अट्रैक्ट होती हैं? कोई भी कंपनसेशन जो उसने रिसीव करी है या रिसीवेबल है ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट दैट इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम दैट इज एग्जम्प्ट। एंड किन केसेस में वो एग्जम्प्ट माना जाएगा अमाउंट? अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है या कोई और कंपनी है, कोई ऐसी अथॉरिटी है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर बनी है, कोई लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कमेटी है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड की गई है सेंट्रल एक्ट के अंदर या स्टेट एक्ट के अंदर एंड सो ऑन, या डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। देन कोई IIT की अगर हम बात करें तो वो है। अगर कोई और मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल IAMs वगैरह हैं जो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हैं, स्टेट गवर्नमेंट अगर पे कर रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेशन को पे किया है वॉलंटरी रिटायरमेंट को, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रोमिनेंस और इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी इंडिया के स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जैक्टली, कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया गया है थ्रू आउट इंडिया और इन एनी पर्टिकुलर स्टेट एंड सो ऑन। अगर हम बात करें तो कितनी एग्जम्पशन है इस केस में वॉलंटरी जो रिटायरमेंट पे वो कंपनसेशन ले रहा है, तो उस केस में भी हम देखते हैं जो अमाउंट जो है, जैसे कि अभी तक हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करी है, अमाउंट जो है वो मिनिमम ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस का ही होता है। तो इस केस में भी अगर हम बात करें या तो एक्चुअल अमाउंट जो कंपनसेशन रिसीव कर रहा है वो, या 5 लाख रुपीज विच इज नोटिफाइड लिमिट, या मिनिमम ऑफ ईदर ऑफ दोज टू ऑप्शंस। सो जो इन तीनों में से या एक्चुअल अमाउंट या दिस लिमिट या मिनिमम ऑफ एनी ऑफ दीज टू, ठीक है, इन दोनों को मिला के ये कंडीशन पूरी होगी। और इन तीनों को, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को और इस कंडीशन, इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो अमाउंट जो है वो अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के एग्जम्प्ट माना जाएगा, और बाकी का अमाउंट अगर उससे ज़्यादा है तो वो सैलरी इनकम में ऐड करेंगे। जो थर्ड कंडीशन बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फुली ईयर्स कंप्लीटेड ऑफ सर्विस, या लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस विच इज लेफ्ट। तो एक तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस को यूज करता है पैरामीटर, और एक यूज करता है कि कितनी सर्विस बाकी बची थी उसकी। सो दिस इज हाउ वी अराइव एट द वैल्यू ऑफ टैक्स फ्री और एग्जम्प्ट अमाउंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। और सैलरी की जब हम बात करें, यहाँ पर सैलरी वर्ड यूज कर रहे हैं हम। सो सैलरी क्या होगी? सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस DA इफ इट एंटर्स इनटू पे एज वेल एज कमीशन। सो इन तीन चीज़ों को मिलाकर बनेगी सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। और ये एग्जम्पशन जो है, ये रिटायरमेंट वाली, ये जो एम्प्लॉय है वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार अवेल कर सकता है। ये नहीं कि एक कंपनी के साथ जॉब करी, एक गवर्नमेंट में जॉब करी और उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, फिर दूसरी जगह जॉब शुरू कर दी, वहाँ पर भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और कंपनसेशन ले ली। सो ये जो कंपनसेशन की एग्जम्पशन है ये सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार उस एम्प्लॉय को अवेलेबल होगी। तो ये हमारे ओवरऑल सारे सेगमेंट्स थे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के। सो फाइनली हम डिडक्शंस की बात करेंगे। ओवरऑल सैलरी में से जैसे कि हमने बात करी थी, कुछ डिडक्शंस अलाउड है, 2 डिडक्शंस अलाउड है, एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 एज वेल एज टैक्स ऑन प्रोफेशनल, या प्रोफेशन पे जो टैक्स होता है वो, ये 2 चीज़ें अलाउड है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहली जो अब अलाउ कर दी गई है एम्प्लॉयज़ के लिए 40,000 अमाउंट तक, मतलब चाहे आपने एक्चुअल में कोई एक्सपेंडिचर किया है या नहीं किया है, दिस अमाउंट इज डायरेक्टली यू कैन रिड्यूस फ्रॉम योर सैलरी अमाउंट। सो सैलरी में से 40,000 तो सीधा ही आप क्लेम कर सकते हो एज स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे आपने एक्चुअल में कोई एक्सपेंडिचर किया है या नहीं किया। बेसिकली इसने ओवरराइड कर दिया वो जो TADA प्रोविजंस थी, TA की प्रोविजंस थी, जो ट्रैवलिंग अलाउंस एंड सो ऑन।
दूसरा है कंपोनेंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, वो सेक्शन 16 सबसेक्शन क्लॉज 2 में कवर है। और तीसरा कंपोनेंट आ गया प्रोफेशनल टैक्स का, जो कि क्लॉज 3 में उसमें कवर है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज डिडक्टेबल दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। वो 5,000 रुपये या 20% ऑफ बेसिक सैलरी एंड या एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव कर रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो इन तीनों में से जो मिनिमम है वो एज एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन अलाउ होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में। और सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी में अलाउंसेस और बेनिफिट्स परक्विजिट्स इनको ऐड नहीं करना, सिर्फ बेसिक सैलरी, जैसे कि वर्ड कैटेगोरिकली मेंशन्ड ही है, बेसिक ऑफ सैलरी। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में अगर हम बात करें, चाहे वो कोई लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ है, कोई और कॉरपोरेशन है, यूनिवर्सिटी है, इस तरह की कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ है, तो उनके केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्टेबल नहीं है। अगर उनको अलाउंस एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो वो सैलरी में ऐड होगा, वो उनकी सैलरी में से माइनस वो अमाउंट नहीं कर सकते। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ही, उनको ही ये डिडक्शन अलाउड है। So this is about the brief snapshot in case of it is allowed to government employees। और क्या क्राइटेरिया है, लीस्ट ऑफ 3, 5,000 रुपीज़ और एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इट इज़ कम्प्लीटली टैक्सेबल, इट इज़ नो डिडक्शन इज अलाउड। और प्रोफेशनल टैक्स की बात करें जो 6(3) के अंदर है, वो डिडक्शन अलाउड की जाती है जिस साल फाइनेंशियल ईयर में वो पे किया गया है, और द अमाउंट इज 200 रुपीज़ पर मंथ, दैट इज अमाउंटिंग टू 2,400 रुपीज़ अ ईयर। सो बेसिकली प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो वो उस साल में अलाउ किया जाता है जिस साल में वो पे किया गया है, चाहे वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, चाहे ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है, और देन इट इज being charged in any how that is allowed as a deduction under section 16 subsection clause 3। प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय तो पहले वो सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा एज अ परक्विजिट, और उसके बाद जो है वो उस अमाउंट की डिडक्शन अलाउ करी जाएगी। कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है इसको क्लेम करने के लिए। हालांकि अगर हम आर्टिकल 276 देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 2,400 रुपये पर एनम के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं अमाउंट लगा सकती। सो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वट एवर प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट इज बीइंग पेड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर दैट इज डिडक्टेबल। बट सिंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही उतना अमाउंट मैंशनड है तो उससे ज़्यादा वो कोई भी गवर्नमेंट लगा नहीं सकती।